हेलो। आज हम पुनर्जागरण के ऊपर कुछ वार्ता करेंगे। वैसे तो पुनर्जागरण एक लंबा टॉपिक है, मगर कुछ शॉर्ट में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, मीन्स, और ये कब हुआ। वैसे यूरोपियन इतिहास में रेनेसां का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका अर्थ है रीबर्थ, यानी दोबारा से जन्म होना। किस चीज़ का रीबर्थ? ये रेनेसां ने मानव से संबंधित हर वस्तु, कला, शिक्षा, तकनीक, हर वस्तु को इस समय पे प्रभावित किया और मानव को भी बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित किया। 1453 में पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन होता है और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और वहाँ पर जितने भी जो ईसाई थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, वो कुस्तुनतुनिया को छोड़ करके इटली की तरफ भागते हैं। इटली में एक उनको ऐसा अवसर मिलता है जहाँ पर समाज में खुलापन था, और वो लोग इटली में, यानी जो लोग कुस्तुनतुनिया या पवित्र रोमन साम्राज्य छोड़कर आए थे, उनको एक नया आश्रय मिलता है। इसी आश्रय से एक नई कहानी शुरू होती है, जिसे इतिहास में रेनेसां के नाम से जाना जाता है या पूरे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो हम इस टॉपिक में डील कर रहे हैं वह था रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, यानी कला और शिक्षा का सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर मतलब एक तरह से पुनर्जन्म देखते हैं, पुनर्जागरण देखते हैं। एक तरह से ये सारी कहानी लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू होती है, खासकर इटली से शुरू होती है। इसका उद्देश्य क्या था? पुनर्जागरण काल से पहले का जो काल था, पुनर्जागरण काल को एक तरह से हम ये मानते हैं कि ये आधुनिक काल का या फिर आधुनिक काल की शुरुआत पुनर्जागरण काल से हुई। इससे पहले का जो काल था उसे मध्यकाल या मिडिल एज माना गया। मिडिल एज में एक तरह से व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता था चर्च के अनुसार, क्योंकि चर्च एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन बन के उभरता है। इसमें पर चर्च के अनुसार ही जीवन जीने का एक तरह से सारा तजुर्बा लोग सीखते हैं। सीखते क्या है? इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं। यानी चर्च जो कहता है वो अंतिम है, फाइनल है, उसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं हो सकती है। ऐसी अवस्था इस समय पर हमें मध्यकाल में देखने को मिलती है। मध्यकाल में मानव के जीवन का एक लक्ष्य था, वह था गॉड, यानी भगवान को ढूंढो। कहाँ मिलेंगे? रास्ता कौन दिखाएगा भगवान का? रास्ता दिखाने का कार्य पोप या चर्च या फिर पोप के नुमाइंदे करेंगे। वैसी ही घटनाएं हमें मिडिल एज में देखने को मिलती हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस हमें मिडिल एज में देखने को मिलती है वह ये थी कि जो पहले से स्थापित तथ्य हैं उनको ही मतलब साबित करने की बात करते हैं। यहाँ पर हम एक बात भी करते हैं, जैसे जब कोपरनिकस या गैलीलियो ने ये बात कही कि पृथ्वी इस सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, यह इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, और ये बात एक तरह से चर्च द्वारा स्थापित की गई थी। कोपरनिकस और गैलीलियो इसकी विपरीत बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस सारी व्यवस्था का जन्म, या फिर हम ये कहें कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है, न कि पृथ्वी। भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सारी बातें चर्च
अनदेखा करता है, नहीं मानता है, काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं दोनों को। तो रेनेसां में एक तरह से नई चीज़ जो सामने आती है वो था फाइंड द मैन, यानी आदमी को ढूंढा जाए जो खो गया था। चर्च के दबाव में या चर्च के जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ थे उनमें आदमी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब आदमी को ढूंढा जाएगा। दूसरी बात जो है, प्रमोट द लर्निंग, यानी शिक्षा, कला, शिक्षण, टीचिंग्स, इनको प्रमोट किया जाए। वहीं पर आदमी के अस्तित्व की तलाश की जाए। और सबसे बड़ी जो इसकी महत्वपूर्ण बात थी जिसने आधुनिक जीवन का एक तरह से सारा ताम झाम या फिर एक तरह से स्ट्रक्चर रचा, वो था मैन लव हिमसेल्फ। अभी तक आदमी ने प्रशंसा की थी गॉड की और उसकी बनाई हुई धर्म की। अब आदमी अपने आप को प्यार करता है। तो इसमें कुछ हमें एक दो की अगर हम जिक्र करें तो उनकी बात करते हैं। तो दांते ने डिवाइन कॉमेडी के द्वारा दिखाया कि डिवाइन कॉमेडी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। इसमें एक तरह से दिखाया गया है कि आदमी की कहानी, यानी उसकी हेल, परगेटरी और पैराडाइज, इसमें पोप द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आदमी द्वारा किए गए कार्यों से उसकी आत्मा हेल से निकल करके पैराडाइज तक पहुंचती है। तो एक तरह से ये उस समय की जो व्यवस्था थी जहाँ पर आदमी के जीवन को कोई भार या फिर कोई महत्व नहीं था, वहाँ पर आदमी के कर्मों की प्रमुखता दांते स्थापित करते हैं। दूसरा इटालियन जो एक स्कॉलर था पेट्रार्क, जिसे हम फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहते हैं, उसने एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखी और सोनेट लिखे जिसमें आदमी और प्रकृति के सुंदरता की बात ये करता है। इसके बाद हम बात करते हैं थॉमस मोर की। अंतिम रूप से उन्होंने यूटोपिया एक ऐसा नावल लिखा, फिक्शन था, जहाँ पर एक ऐसा आदर्श लोक है जहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है, चाहे सोशल सिस्टम था, लीगल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, जो आज के जीवन में नहीं मिलता है। यानी उस समय जो मध्यकाल की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती है। तो कंक्लूजन के रूप में हम बात करते हैं कि क्या इस्टेब्लिश हुआ। सबसे राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की बात होती है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉजिक, वैल्यू ऑफ वर्ल्डली मैन, ब्यूटी, प्रेज, और ये सारी चीज़ें अब स्थापित हुई। तो एक तरह से हम इन्हीं बातों के साथ ये कहेंगे कि रेनेसां ने एक तरह से लॉजिक की स्थापना की और